स्टूडेंट्स, आज हम क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम करेंगे और इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज v and v dash v Banach spaces and let t v linear transformation of v into v dash. So t is mapping from b to v dash. Then T is continuous mapping if only if its graph is closed. So ये हमारे लिए एक तरह से नया रिजल्ट बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट कि अगर T कॉन्टिन्यूस है तो अपने implied and implied by TG is closed. Graph of T is closed. So इसका प्रूफ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम कर लेते हैं कि टी अपना जो है वो कॉन्टिन्यूस है और हमें प्रूव करना है कि इसका ग्राफ जो है वो क्लोज्ड है। सो वी हैव टू प्रूव ग्राफ ऑफ टी दैट इज टी जी इज क्लोज्ड। और उसके लिए हम वही रिजल्ट लगाएंगे कि कोई भी अगर सेट क्लोज्ड हो, इफ ए इज क्लोज्ड, इफ ए इज क्लोज्ड देन implied and implied by ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो यही रिजल्ट लगाएंगे। अगर ए को हमने क्लोज्ड प्रूव करना है या टी जी को क्लोज प्रूव करना है तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि क्लोजर ऑफ टी जी जो है वो टी जी के बराबर आएगा। तो क्लियरली टी जी जो है वो टी जी का सबसेट तो होगा ही होगा। क्यों? बिकॉज कोई भी हम जब सेट लेते हैं उसका जो क्लोजर होता है वो क्या कंटेन करता है? ए कंटेन करता है, खुद सेट को कंटेन करेगा, प्लस उसके जो लिमिट्स पॉइंट्स हैं, लिमिट पॉइंट्स, क्योंकि वो लिमिट्स पॉइंट किसी सेट के आउटसाइड भी हो सकते हैं, किसी पॉइंट के आउटसाइड भी हो सकते हैं। तो ए प्लस या ए यूनियन सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो डेफिनेटली ए क्लोजर ए को तो कंटेन करता ही करता है। इट मीन्स दैट टी जी जो है हमें हमें प्रूव करना है कि क्लोजर ऑफ टी जी जो है वो टी जी के बराबर आएगा। दैट इज हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि टी जी का सबसेट, टीजी क्लोजर का सबसेट टीजी होना चाहिए एंड टीजी सबसेट होना चाहिए टीजी क्लोजर का। तो टीजी जो है वो टीजी क्लोजर का सबसेट तो होता ही होता है। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर। ओके, तो ये तो एक तो हो ही गया। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अपना टी क्लोजर, टीजी क्लोजर जो है वो टीजी का सबसेट होना चाहिए। तो वी शैल प्रूव दैट टीजी क्लोजर इज सबसेट ऑफ टीजी। तो उसके लिए हम टी क्लोजर में एक एलिमेंट लेके चलेंगे और हम प्रूव कर देंगे वो एलिमेंट टी जी में भी प्रेजेंट है। उसके लिए सबसे पहले हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ टीजी। तो क्लोजर ऑफ टीजी में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ये तो वो टीजी का एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो ये पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि जो ए के अंदर है वो भी खुद वो जो लिमिट पॉइंट होंगे ही होंगे, प्लस आउटसाइड के एलिमेंट जो हैं वो तो लिमिट पॉइंट है ही है। पर अब अगर हम पॉइंट ले रहे हैं इसमें टी जी में, तो अगर हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सा बना लें, मान लो कि ये अपना ग्राफ ऑफ टीजी है, क्लियर, और कुछ बाहर भी पॉइंट्स हैं और इन दोनों को मिला के ये अपना हो गया टीजी क्लोजर। अब हमने अगर x, y टीजी क्लोजर से लिया
तो या तो पॉइंट वो यहां पे होगा या यहां पे होगा। अगर यहां पे होगा तब भी लिमिट पॉइंट है, और अगर अंदर हुआ तब तो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ठीक। सो दैट्स वाई ये अपना जो पॉइंट हमने इसमें लिया दैट विल बी ए लिमिट पॉइंट या एड्रेंट पॉइंट। एड्रेंट पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट इज सेम थिंग। So x comma y is a limit point of the graph of t. So अगर ये लिमिट पॉइंट है स्टूडेंट तो क्या होगा, उस लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में एक सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जिसको हम सीक्वेंस भी बोल देते हैं, कि देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस xn comma t of xn such that in tz such that sequence xn comma t n is converges to x comma y. ओके, स्ट्रेट कॉमा ब्रैकेट लगा के इट कन्वर्स टू x comma y। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट है तो उसके नेबरहुड में तो पॉइंट होने ही चाहिए। थोड़ा लिमिट पॉइंट की अगर डेफिनेशन आप अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली उसकी जो सराउंडिंग है, जो अगर ये लिमिट पॉइंट है तो उसके नेबरहुड में बड़े बड़े पॉइंट्स होंगे और वो पॉइंट्स ही सीक्वेंस बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके उस पॉइंट के नेबरहुड में कोई पॉइंट ही नहीं है, बहुत दूर दूर है, फिर तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है। तो आप थोड़ा सा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेटली जो x, y पॉइंट है उसकी नेबरहुड में एक sequence of points present होगी। So that sequence we have taken xn comma t of xn in tz, क्योंकि tz के ही वो लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट में जो एलिमेंट tz में जो पॉइंट्स होंगे वो टुपल्स वाइज ही होंगे। दैट्स वाई हमें सीक्वेंस भी टुपल्स वाइज लेनी पड़ी। क्लियर? और ग्राफ में जो टीजी है वो ग्राफ ऑफ टी है, तो उसमें अगर एक्सएन आएगा तो दूसरा उसका इमेज होगा। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो इस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। सो इसका मतलब है कि अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो एक्स टी ऑफ एक्सएन कॉमा टी ऑफ एक्सएन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स कॉमा वाई को, तो डेफिनेटली एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करेगा और टी एन ऑफ एक्स जो वाई को कन्वर्ज करेगा। क्लियर? तो बट हमारे पास गिवन क्या दिया था कि जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूस है, वो तुम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा देते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो टी ऑफ एक्स एन जो है वो किसको कन्वर्ज करना चाहिए? टी ऑफ एक्स का। तो इन दोनों को अगर हम चेक करें इन दोनों को चेक करें तो इट मींस दैट टी ऑफ एक्स जो फिर तो वाई के बराबर होना चाहिए। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स। तो वाई की वैल्यू मिल गई। दैट्स वाई जो पॉइंट हमने लिया था एक्स कॉमा वाई, तो उसका जो वाई हो गया वो टी ऑफ एक्स हो गया। अगर यहाँ पे एक्स है और ये उसकी इमेज है तो डेफिनेटली वो कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्राफ ऑफ टी में। सो इट बिलोंग्स टू टी ऑफ जी। तो कहाँ से लेके चले थे पॉइंट? ये पॉइंट हमने एक्स कॉमा वाई लिया था क्लोजर ऑफ टीजी में, और अब हमने क्या अचीव कर लिया कि ये जो पॉइंट है ये किसको बिलोंग कर रहा है? टी ऑफ जी को। इसका मतलब क्लोजर ऑफ टीजी जो है दैट विल बी सबसेट ऑफ टीजी। तो ऑन कंबाइनिंग दीज टू, इसको हम टू बोल देते हैं, और शुरू में जो हमने लिखा था दिस वन बाय डेफिनेशन, इसको हम वन बोल देते हैं। सो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से फ्रॉम
1 and 2 क्लोजर ऑफ TG इज इक्वल टू TG। तो इसका मतलब हो गया कि अगर किसी सेट का क्लोजर उसी सेट के बराबर आ जाए तो वो सेट क्लोज्ड होता है। सो देयर इंप्लाइज या देयरफॉर TG इज क्लोज्ड। तो स्टूडेंट एक पार्ट तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। हम क्या लेके चले, हम लेके चले थे कि T कॉन्टिन्यूस है, और अब हमने प्रूव कर दिया कि जो अपना TG जो है वो क्लोज्ड है। अब हम कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स में क्या करेंगे, TG को क्लोज लेके चलेंगे और T को कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स में हमने एज्यूम कर लिया कि TG जो है या ग्राफ ऑफ T जो है वो क्लोज्ड है। अब हम प्रूव करेंगे कि T इज कॉन्टिन्यूस। अगर T कॉन्टिन्यूस है इट मीन दैट हमें प्रूव करना पड़ेगा कि T इज बाउंडेड। बाउंडेड प्रूव कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन को, तब वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। ठीक, तो उसके लिए स्टूडेंट हमें कोई नॉर्म डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है तो हमने ये किया, एक नया स्पेस, लीनियर स्पेस बना लिया B1। लेट B1, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी स्ट्रेटजी ये है स्टूडेंट कि हमारे पास तो वैसे B2 B डैश था, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नया लीनियर स्पेस B1 ले रहे हैं और उस पे नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उस पे नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं हम ये वाला। उसके बाद हम इस T को B1 के ऊपर हम कॉन्टिन्यूस या बाउंडेड प्रूव कर देंगे, और बाद में हम ये प्रूव कर देंगे कि जो B और B डैश है, B1 है, ये आपस में होमोमॉर्फिक है। क्लियर? तो ये दिस इज द स्ट्रेटजी। ये मैं पिछले थ्योरम में, ये पिछले थ्योरम भी किया था ऐसा। तो आज भी हम यही यूज कर रहे हैं कि एक नया स्पेस जनरेट कर लिया B1 और उस पर नॉर्म डिफाइन करेंगे, और बाद में B1 और B को हम होमोमॉर्फिक प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले let B1 be the linear space with norm of x1 is equal to norm of x plus norm of T of x for all x belongs to V1 and B1 is linear space। और ये हमारे पास T, अब डेफिनेटली ये वाला नॉर्म जो है इसमें बंद तो लगा नहीं है, तो ये नॉर्म कहीं ना कहीं किसका है, B का है। क्लियर? और ये वाला जो नॉर्म है T ऑफ x पे लगा है, तो ये डेफिनेटली B डैश का होगा। ठीक, क्योंकि हमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन तो करनी आनी चाहिए, क्योंकि हम अपना B जो है वो B2 B डैश है। ठीक, तो BX जो है वो B का एलिमेंट है। ठीक, और X यहाँ पे B1 का एलिमेंट भी है, पर यहाँ पे जो नॉर्म लगा वो नॉर्म लगा सिंपल, तो और एलिमेंट आप डेफिनेटली ये नॉर्म अगर B का लगा तो डेफिनेटली ये X का भी B का होगा, और यहाँ पे T ऑफ X, तो T ऑफ X इसका एलिमेंट है B डैश का। गॉट इट? तो दिस इज द लिंक बिटवीन B1 एंड V and B डैश। ओके, तो स्टूडेंट नाउ हमने नॉर्म ऑफ T ऑफ X ले लिया, तो नॉर्म ऑफ T ऑफ X में हम नॉर्म ऑफ X ऐड कर दें तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी छोटी होगी, क्योंकि इसमें नॉर्म ऑफ X ऐड हो गया। तो डेफिनेटली T ऑफ X, नॉर्म ऑफ T ऑफ X is less than equal to norm of x plus norm of T of x। और ये किसकी डिफाइनिंग है, दिस इज डिफाइनिंग ऑफ नॉर्म ऑफ x1। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, यहां से प्रूव हो गया कि नॉर्म ऑफ Tx is less than equal to norm of x norm x1। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि T अपना क्या है, बाउंडेड है। T इज बाउंडेड, और बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्म जो यूज हुआ इसमें वो क्या हुआ, B1 का यूज हुआ। ठीक, क्योंकि यहाँ पे K चाहिए था हमें, तो K की जगह यहाँ 1 आ गया एक तरह से, तो बाउंडेड हो गया, हेंस कॉन्टिन्यूस। अब हमें इस B और B डैश को क्या प्रूव करना पड़ेगा,
होमोमॉर्फिक, ठीक, क्योंकि हमने लीनियर स्पेस अलग लिया है, तो अगर इन दोनों को हम सेम प्रूव कर देंगे तो रिजल्ट जो B1 के लिए ट्रू हुआ है वो B के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो इन दोनों को होमोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए एक आइडेंटिटी मैपिंग ले लेंगे दोनों के बीच में। सो कंसीडर ए आइडेंटिटी मैप I B1 to V such that I of x is equal to x for all x belongs to V1। ओके, तो यहाँ डोमेन में B1 लिया और डेफिनेटली I of x आपका B में होगा। सो डेफिनेटली I जो होगा वो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो कहीं ना कहीं क्या लिंक हो गया हमारे पास, ये अपना B1 है और ये अपना B है। तो इन दोनों के बीच में जो भी एलिमेंट इधर x लेंगे तो यहाँ पे I of x इधर होगा, ठीक, और ये दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो x है वही I of x है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे कोई एलिमेंट लेंगे वो यहाँ पे मिलेगा। सो देयर इज 1 1 एंड ऑन टू, कोई एलिमेंट B में कोई ऐसा नहीं बच जाएगा जो B1 के एलिमेंट से एसोसिएट ना हो, दैट्स व्हाई इट इज ऑन टू भी होगा और 1 1 तो ऑब्वियस हो ही जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, नाउ also norm of I of x is equal to x, norm of x, इसकी सिंपल डिफाइनिंग देखें तो दोनों तरफ नॉर्म ले लिया यूं से, और इसमें नॉर्म ऑफ x में हम t ऑफ x ऐड कर दें, नॉर्म ऑफ t ऑफ x ऐड कर दें तो डेफिनेटली ये जो x है वो छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ t ऑफ x, और ये किसके बराबर है, ये नॉर्म ऑफ x 1 के बराबर है। तो यहां से भी क्या प्रूव हो गया कि अपना I ऑफ x जो है वो बाउंडेड हो गया, इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x1, यहाँ 1 लिखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कांस्टेंट आया k की जगह वो 1 आया फिर। सो हम बोल सकते हैं कि I जो है वो बाउंडेड है, और बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। तो अपना यहाँ पे जो हमने I लिया वो आइडेंटिटी जो ली थी वो हमने कॉन्टिन्यूस भी प्रूव कर दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होमोमॉर्फिक, क्योंकि B तो बनाक स्पेस था, अब B1 बनाक स्पेस है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए इसको कंप्लीट प्रूव करना पड़ेगा। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि B1 भी एक बनाक स्पेस है। तो if we show that B1 is complete, then I is homomorphism and this complete the proof of the theorem। तो B1 को हमें कंप्लीट प्रूव करना पड़ेगा तभी ये बनाक स्पेस बन पाएगा। तो स्टूडेंट बनाक स्पेस प्रूव करने का, कंप्लीट प्रूव करने का जो तरीका है वही है, क्या करेंगे, सीक्वेंस लेंगे हम, कॉची सीक्वेंस। तो हमने कॉची सीक्वेंस ले ली, लेट एक्स एन बी ए कॉची सीक्वेंस इन B1। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज भी B1 के किसी एलिमेंट को ही कन्वर्ज करनी चाहिए। तो पहले तो हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी, देन नॉर्म ऑफ x1 xn माइनस xm, नॉर्म 1 कन्वर्स टू 0 एज m n कन्वर्स टू इन्फिनिटी। अब ये जो नॉर्म है वो B1 का है, 1 लगा इधर है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफाइनिंग लगा देंगे, और इसकी डिफाइनिंग क्या है, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ t ऑफ x। तो x के प्लेस पे यहाँ पे है x1 xn माइनस xm, तो बन जाएगा नॉर्म ऑफ xn माइनस xm प्लस नॉर्म ऑफ t ऑफ xn माइनस xm कन्वर्स टू 0 एज n और m टेंड टू इन्फिनिटी। तो अब t अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। सो इट इज t ऑफ xn माइनस t ऑफ xm, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज,
टेंड टू 0 एज एन एम टेंड टू इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट दोनों नॉर्म्स का, इस नॉर्म का और इस नॉर्म का जो सम है वो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअली भी जीरो को कन्वर्ज करेंगे। ऐसा तो है नहीं एक प्लस का एक माइनस का हो गया, नॉर्म पॉजिटिव होता है ना, तो डेफिनेटली ये इंडिविजुअली भी जीरो को कन्वर्ज करेंगे। सो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम जीरो को कन्वर्ज करेगा। उसी तरह से नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स एम भी जीरो को कन्वर्ज करेगा एज एम एन कन्वर्ज टू इन्फिनिटी। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, ये किसका एलिमेंट है और किसका नॉर्म है, ये बी का है। सो इट मीन दैट ये जो सीक्वेंस एक्स एन है, जो कॉची सीक्वेंस थी B1 में, अब ये बी एक्स एन ही इज ए कॉची सीक्वेंस हो गई बी में बिकॉज ऑफ दिस नॉर्म। ठीक है, और ये वाली जो टी ऑफ एक्स एन है, ये वाली जो सीक्वेंस है टी एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस इन बी डैश। ओके, लेकिन बी और बी डैश तो पहले ही बनाक स्पेसीज है तो कंप्लीट है, तो बी एंड बी डैश आर द कंप्लीट, और कंप्लीट है तो डेफिनेटली ये जो सीक्वेंस है बी एन, जो कॉची सीक्वेंस है बी में, ये कन्वर्ज करेगी बी के ही एलिमेंट को। तो एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स इन, जो एक्स को कन्वर्ज करी वो एक्स जो होगा वो बी का ही एलिमेंट होगा। उसी तरह से जो टी ऑफ एक्स एन है वो कॉची सीक्वेंस है बी डैश में, और बी डैश कंप्लीट है तो ये भी कन्वर्ज करेगी बी डैश के एलिमेंट को। तो हमने मान लिया कि ये टी ऑफ एक्स एन है जो वाई को कन्वर्ज कर रही है, और वाई जो होगा वो बी डैश के पास होगा। गॉट इट। तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई मिल गए हैं, और दोनों के दोनों, एक एक्स जो बी में है और वाई जो है वो बी डैश में है। अब हमारा जो गिवन है वो यूज होना, यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि जो टीजी है, ग्राफ ऑफ टीजी जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। अब इसका हम यूज करेंगे। ठीक, सो बाई इक्वेशन 1 तो क्या होना चाहिए अपना, अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है और टी ऑफ एक्स एन वाई को कन्वर्ज कर रहा है, और टी अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्लोज्ड है, ग्राफ ऑफ टी क्लोज्ड है, तो इट मींस दैट ये जो y है वो क्या होना चाहिए, ये y जो है वो t ऑफ x के बराबर होना चाहिए। तो यही लिखा है y इज t ऑफ x बिकॉज ऑफ क्लोजनेस ऑफ ग्राफ ऑफ t। ठीक, सो डेफिनेटली x कॉमा वाई बिलोंग्स, किसको बिलोंग कर गया, टी जी को बिलोंग कर गया, वेयर y इज इक्वल टू t ऑफ x। गॉट इट। तो यहां तक तो क्लोजनेस का यूज हो गया। अब वापस हम बी पे ऊपर जाएंगे, B1 के ऊपर जाएंगे। तो नाउ अब हमने चेक करना है, ये जो हमने ये जो x ढूंढा B में, क्या ये जो सीक्वेंस है एक्स एन इन B1 क्या x को कन्वर्ज करेगी क्या। तो हमने क्या किया, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स 1 लेके चले और इसकी डिफाइनिंग लगा दी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, फिर वही चीज ये एस एक्सप्रेशन एज इट इज, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट लग गया टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स, और ये तो अपना जीरो को कन्वर्ज करता है ये, और टी ऑफ एक्स जो वो बाई हो चुका है, और ये ऊपर हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है कि ये वाई को कन्वर्ज करता है और ये एक्स को कन्वर्ज करता है, दैट्स वाई ये जीरो को कन्वर्ज करेगा, ये भी जीरो को कन्वर्ज करेगा, तो होल जीरो को कन्वर्ज कर गया बिकॉज एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स एंड टी एक्स एन कन्वर्ज टू वाई। तो इट मीन्स दैट जो अपनी ये सीक्वेंस है एक्स एन वो एक्स को कन्वर्ज कर गई एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। So therefore sequence xn in V1 converges to x belongs to B1. So V1 is complete. Hence अब ये देखो, ये हम यहाँ पे ये जो x था वो B में था, अब हम कैसे बोल सकते हैं ये जो x है वो B1 में होगा, क्योंकि हमारे पास
जो मैपिंग है B1 टू B वो आइसोमॉर्फिक है और T ऑफ X जो वो X के बराबर ही है। सो दैट्स वाई जो एलिमेंट X में होगा वो एलिमेंट B में होगा वो एलिमेंट B1 में भी होगा बिकॉज ऑफ दिस। सो ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी B1 में और जिसको कन्वर्ज करी वो X है वो X भी कहाँ होगा B1 में होगा। दैट्स वाई B1 इज कंप्लीट और कंप्लीट हो गया तो इट मीन दैट B1 और B जो हो गए होमोमॉर्फिज्म हो गया आपस में। सो इट मीन दैट जो T अपना हमने प्रूव कर रहा था कि वो कॉन्टिन्यूस है वो हमने B1 में प्रूव किया और B1 और B और B1 को हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट्स। सो आप इसको कोई इसमें डाउट होगा तो यू कैन आस्क। सो दिस इज क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। दैट्स ऑल फॉर this lecture।